हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड की बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे फिर बढ़ते हैं। तो आज हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 16 करवाने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 15 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पार्ट 15 तक के वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम आपको सामाजिक विज्ञान के क्रैश कोर्स में टोटल 20 क्लास करवाएंगे। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाइएगा, सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ऐसा कोई सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा इन 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हमको पढ़ा देंगे तो आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं होगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस पार्ट 16 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस का आंसर टाइप करते हुए चलिए। और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा, मुझ पर बिलीव करके हम आपको सभी क्वेश्चन याद करवाते हुए चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि पक्को सड़कों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर जो राज्य है वह कौन सा राज्य है। मतलब कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में पक्की सड़क सबसे ज़्यादा है। बिहार राज्य, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु या फिर केरल। तो आप सबसे पहले अंदाज़ा लगा दीजिए कि भारत का जो सबसे विकसित राज्य है वह महाराष्ट्र है। तो विकसित राज्य में तो पक्की सड़कों की लंबाई भी अधिक होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो कि पक्को सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है। मतलब क्वेश्चन यह थोड़ा घुमा के पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन यह पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि बिहार का ऐसा कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र है जितना भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार है। 5.62%, 6.87%, 7.1% या फिर 8.62%। तो बिहार में जो कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है वह 7.1% है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, मतलब वन का विस्तार है, तो 7.1%। कांवर झील स्थित है, यह जो कांवर झील है यह कहाँ स्थित है? दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में या फिर मुजफ्फर जिला में। तो जो कांवर झील है यह बेगूसराय जिला में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। हैस्यूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसे दिखता है। मतलब यह एक विधि है, यह ग्राफिक्स में जो आपको मापने वाले पाठ में पढ़ाए थे हैस्यूर विधि के बारे में, तो उसमें जब अधिक ढालुओं को दिखाना होता है तो उसका भाग कैसा दिखता है? सफ़ेद, काला, नीला या फिर पीला। तो हैस्यूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग को सफ़ेद कलर से दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैसा दिखता है? तो सफ़ेद दिखता है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है। मतलब ये सभी के सभी आपदा ही हैं और पूछा यह जा रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, मतलब स्वयं प्रकृति के द्वारा आने वाला आपदा है। आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या फिर रासायनिक दुर्घटना। तो रासायनिक दुर्घटना, बम विस्फोट, आग लगना ये तो सभी मानव जनित आपदा है, लेकिन यह जो भूकंप आपदा है यह एक प्राकृतिक आपदा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप। सुनामी किस स्थान पर आता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको हर वीडियो में बताते हुए चल रहे हैं। यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में कि सुनामी किस स्थान पर आता है, स्थल पर, समुद्र में, आसमान में, कहीं भी नहीं। तो जो सुनामी है यह हमेशा समुद्र में आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनामी किस स्थान पर आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है। बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन वही रहते हैं, सिर्फ घुमा के पूछा जा रहा है। अब आपके अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको सभी क्वेश्चन को रिवीजन करते हुए चलना है स्पीडली। तो बिहार का ऐसा कौन सा नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, गंडक या फिर पुनपुन। तो बिहार का जो कोसी नदी है, इसी कोसी नदी को तो बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी नदी को। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। इस आपदा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, इसलिए आप उस समय आंसर टिक करते समय माइंड लगा के थोड़ा आंसर दीजिएगा और बिल्कुल सही आंसर टिक करके आइएगा कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगा, रेलवाद, आतंकवाद, रेल दुर्घटना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूछा यह जा रहा है कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। तो ये सभी के सभी तो मानव जनित आपदा ही है, मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि मानव आपदा नहीं है, सभी के सभी मानव जनित आपदा ही है। किसने कहा था फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है।
मतलब ये पंक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक या दो जरूर आएंगे कि ये क्वेश्चन जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया हुआ शासन है, तो इस पंक्ति को कहा था अब्राहम लिंकन ने। संसाधन होते नहीं बनते हैं, इस पंक्ति को कहा था जिमरमैन ने। उसी प्रकार की ये पंक्ति है कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इस पंक्ति को किसने कहा था? नेपोलियन, हिटलर ने, मेटरनिक ने या फिर गैरिबाल्डी ने। तो जो नेपोलियन था उन्होंने इस पंक्ति को कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपोलियन। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? यह जो गीजो यह कहाँ का प्रधानमंत्री था? प्रसा का, तुर्की का, फ्रांस का, फिर सीडान का। तो गीजो जो प्रधानमंत्री था वह फ्रांस का था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांस का प्रधानमंत्री गीजो था। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, फिर जादूगोड़ा। यह भी क्वेश्चन आप पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा यह रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन, तो यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो यह जादूगोड़ा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा फसल है जिस फसल को उजला सोना के नाम से जाना जाता है? गन्ना को, कपास को, जूट को या फिर चाय को? तो जो कपास है वही उजले कलर का फसल होता है, उजले कलर का उसमें रुई होता है, तो जो उजला सोना कहा जाता है वह कपास फसल को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कपास फसल को ही उजला सोना कहा जाता है। यह क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा कि उजला सोना कहा जाता है कपास को, और काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। मतलब पूरे विश्व में जब चावल उत्पादक की बात की जाती है तो देशों में भारत का स्थान किस नंबर पर रहता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो पूरे अगर संसार में बात किया जाए तो चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान दूसरे स्थान पर रहता है। मतलब कि पूरे देश में भारत दूसरे स्थान पर है चावल को उत्पादन करने में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा स्थान पर। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं पटना, कोलकाता एवं दिसपुर या फिर दिल्ली एवं आगरा? तो इनमें से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन कौन से विकसित शहर हैं। तो दिल्ली एवं कोलकाता, दिल्ली एवं कोलकाता ही विकसित शहर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोलकाता एवं दिल्ली मेट्रो रेल सेवा वहाँ पर उपलब्ध है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह क्वेश्चन तो बच्चों वाला है लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है और कई बच्चे इसका गलत आंसर भी करके आ जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मयूर है। मोर को ही मयूर कहा जाता है संस्कृत में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? औद्योगिक क्रांति के बाद, अमेरिकी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद या फिर चीनी क्रांति के बाद? तो जो बाजार का स्वरूप है वह विश्वव्यापी औद्योगिक क्रांति के बाद हो गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो बाजारों का स्वरूप था वह विश्वव्यापी हो गया था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और तीनों का आंसर एक ही होता है। चीन में, जापान में, जर्मनी में, फिर रोम में। तो जो कागज का आविष्कार हुआ था वह चीन में हुआ था। और पूछा यह भी जाता है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार भी चीन में हुआ था। प्रिंटिंग का आविष्कार कहाँ हुआ था? प्रिंटिंग का आविष्कार भी चीन में हुआ था। और कागज का आविष्कार भी चीन देश में हुआ था। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चीन में इन सभी का शुरुआत हुआ था, प्रारंभ हुआ था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? या जो नेपोलियन संहिता या किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 91, 1801 में या फिर 1804 ईस्वी में? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1804 ईस्वी में। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है? कर्नाटक, झारखंड, गोवा या फिर उड़ीसा? तो जो झारखंड, कर्नाटक राज्य है, झारखंड में तो ज़्यादा कोयला होता है और इस्पात होता है, लेकिन यह जो झारखंड राज्य है, इसे झारखंड राज्य में लौह अयस्क उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जैसा कि आपने कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ा कि भारत में जो उजला सोना कहा जाता है वह कपास फसल को कहा जाता है। तो यह जो कपास का उत्पादन है इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी? तो कपास के उत्पादन के लिए जो काली मिट्टी होती है यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और यही कपास के उत्पादन के लिए एक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मतलब इन तीनों में से ऐसा कौन सा देश है जिस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था शामिल है? अमेरिका में, चीन में, भारत में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप जिस देश में रहते हैं उसी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत देश में।
इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? मतलब पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को, फिर दिल्ली को। यह क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है। इसमें बिहार राज्य को थोड़ा पिछड़ा दिखाया गया है कि इनमें से कौन सा पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो बिहार को कहा जाता है। वैसे तो आपने पाटलिपुत्र एवं संस्कृत में कई ऐसे पाठ पढ़े हैं जिसमें बिहार को और पाटलिपुत्र को इतना ऊंचा बना दिया गया कि हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग बिहार के, लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए हम लोगों को लगता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा कि पिछड़ा राज्य बिहार को ही कहा जाता है। शेयर बाजार का नियामक संस्था है, जो शेयर बाजार का नियामक संस्था है वह कौन सा है? SIDBI, CB, RBI या फिर स्टॉक एक्सचेंज? तो जो शेयर बाजार की नियामक संस्था है वह SEBI है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा SEBI। और हमारा जो करेंसी है वह कौन जारी करता है? तो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी SEBI होगा। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यापारी, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक या फिर महाजन? तो यह जो व्यवसायिक बैंक है यही एक संस्थागत वित्त का साधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? मुंबई को, दिल्ली को, कोलकाता को या फिर बेंगलुरु को? तो भारत का जो वर्तमान राजधानी है वह तो दिल्ली को कहा जाता है और कहा जा भी रहा है, लेकिन जो भारत की वित्तीय राजधानी है वह किसे कहा जाता था? तो मुंबई को। मतलब कि भारत की जो पहली राजधानी थी, जो वित्तीय राजधानी थी, वह मुंबई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुंबई को। अगर आपको डेली क्विज करना, अगर आपको याद हुए क्वेश्चंस को रिवीजन करना है तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ साइड में देखिए जो सर्च का आइकन है, इस सर्च के आइकन पर आपको टेलीग्राम में ओपन करना है। इसके बाद आपका कीवर्ड ओपन हो जाएगा। कीवर्ड ओपन होते ही आपको कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन टाइप करना है। आप कृष्णा आर्ट्स से लिख दीजिए, उतने में मेरा चैनल और मेरा ग्रुप आ जाएगा। तो मेरा ग्रुप देखिए 538 मेंबर का, इस पर आप जब प्रेस कीजिएगा ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद देखिए जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इस ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी टेलीग्राम यूजर्स हैं उन सभी टेलीग्राम यूजर्स को जोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में 50+ स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, 50+ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं, तो आप हमारे चैनल और ग्रुप के प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसको जोड़ने के बाद आपको सिंपली बैक करना और आप देखिए डेली इसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। रोज 8 बजे इसमें क्विज होता है और उस क्विज को देखकर आप डेली अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपके याद किए क्वेश्चन को और अधिक अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पहले से नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि किस चीज का आज टेस्ट होगा और उसका PDF पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चल जाएगा चैनल में। उसके बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन दिया इस फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको 184 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के PDF मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के PDF मिल जाएंगे। ऐसे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की सिलेबस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आज के आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? तो इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बीमारू राज्य नहीं है? तो ये जो कर्नाटक राज्य है यह बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सभी के सभी बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कर्नाटक नहीं आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कर्नाटक। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? ये जो वैश्वीकरण है इसके मुख्य कितने अंग है? 1, 2, 5 या फिर 4? तो वैश्वीकरण के कुल 4 अंग होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 4 अंग हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 में, 80 में, 87 में या फिर 1988 ईस्वी में? तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी वह 1986 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई थी। सर्वभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? SI मार्क का, ISI मार्क का, हॉल मार्क का, एग मार्क का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी है कि जो स्वर्ण भूषण होते हैं, जो सोना चांदी होते हैं, अधिक महंगे महंगे स्वर्ण आभूषण होते हैं, उन आभूषण के परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसका उपयोग किया जाता है? तो जो हॉल मार्क है यही एक ऐसा चिन्ह है जिससे पता किया जाता है कि सर्वभूषण कितना शुद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हॉलमार्क। आप अगर कभी सुनार की दुकान पर गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि यहाँ इतना हॉलमार्क का, इतना हॉलमार्क का ये मिलता है। तो हॉलमार्क से स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हॉलमार्क। निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहा जाता था, लेकिन बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? गंगा को, गंडक को, कोसी को या फिर दामोदर को? तो यह जो दामोदर नदी है इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार जो बोर्ड एग्जाम वाला होता है वह क्वेश्चन को घुमा देता है। पूछा तो हर बार यह जाता था कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक तो सभी बच्चे के मुंह पर रहता है कि कोसी नदी को कहा जाता है, लेकिन कभी कभार घुमा दिया जाता है बंगाल का शोक और सभी बच्चे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं, कोसी को टिक कर देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो आप दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, दोनों को आप याद रखिएगा। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? सड़क, जल, रेल या फिर वायु। तो मतलब परिवहन के साधन में जो सबसे सस्ता परिवहन साधन है वह जल है, क्योंकि जल में आप जैसे चाहिए तिरछे सीधे जैसे आपका मन है वैसे आप परिवहन करके जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन सड़क का अपना रास्ता होता है, रेल का भी अपना रास्ता और वायु का भी अपना रास्ता होता है। वायु तो वैसे महंगा पड़ जाता है, लेकिन जो सबसे सस्ता परिवहन का साधन है वह जल परिवहन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या फिर गोवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप स्वयं भी दे सकते हैं कि जो सा राज्य पिछड़ा है उसका प्रति व्यक्ति आय कम है, तभी तो उसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो वह राज्य बिहार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? मतलब हॉलमार्क जो होता है किस वस्तु के खरीदने के रूप में उपयोग किया जाता है? कृषि उत्पाद, सोने का आभूषण, इलेक्ट्रिकल सामान या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो इस क्वेश्चन को आपको हमने पहले से बता दिया है कि जो सोने के आभूषण होते हैं उन सोने के आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोने के आभूषण खरीदते समय। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को या फिर 5 अक्टूबर को। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जून को। कांवर झील किस जिले में स्थित है? दरभंगा में, नालंदा में, भागलपुर में या फिर बेगूसराय जिला में। तो यह क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया इसी वीडियो में। हमने आपको लगता है फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन पढ़ाया था कि कांवर झील बेगूसराय जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय जिले में स्थित है। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 में, 7 में, 51 में या फिर 1962 ईस्वी में। तो जो भारत में पहली टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी वह 1910 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1910 ईस्वी में। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। मतलब जो डॉक्टर मेधा पाटकर है घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी है? गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से या फिर साइलेट घाटी आंदोलन से। तो जो डॉक्टर मेधा पाटकर है यह अपने घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966 में, 80 में, 69 में या फिर 1975 ईस्वी में। तो जो सबसे पहले व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? या पूछा यह भी जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा भंडार है जहाँ पुराना तेल बहुत अधिक होता है? मुंबई हाईवे, अंकलेश्वर, नवगाम या फिर डिगबोई। तो यह जो डिगबोई है यही एक ऐसा स्थान है जहाँ भारत का पुराना तेल का भंडार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डिगबोई है। भारत का किस खनिज का अभाव है? मतलब भारत में ऐसा कौन सा खनिज है जिस खनिज का अभाव है, मतलब कि वह खनिज भारत में कम होता है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा या फिर लेड। तो आप जानते हैं कि अभ्रक का तो खान है भारत में, बॉक्साइट का भी खान है और लोहा का भी खान है, लेकिन यह जो लेड है इसका अभाव है भारत में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड खनिज का अभाव है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, जो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है वह क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन था वह सार्वजनिक टेलीफोन था। मतलब सभी जगह रोड पर टेलीफोन लगा हुआ रहता था, आप उसमें जाइए, एक सिक्का डालिए और बात कर लीजिए और तुरंत वहाँ से निकल जाइए। तो यही भारत का सबसे लोकप्रिय साधन था संचार का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। जो जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी वह कब हुई थी? 1988 में, 89 में, 90 या फिर 1991 ईस्वी में। तो जो जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी वह 1989 ईस्वी में लागू हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1989 ईस्वी में। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या फिर बाजरे के लिए? तो काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए और कपास को उजला सोना भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? मतलब जो दाल है वह कौन से पौष्टिक अंश का स्रोत है? मतलब कि दाल खाने से कौन सा हम लोगों को प्रोटीन विटामिन मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन विटामिन या फिर वसा। तो जो दाल है उसमें जो पौष्टिक अंश पाया जाता है वह प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाल प्रोटीन पौष्टिक अंश का स्रोत है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2004 में, 5 में, 6 में या फिर 7 ईस्वी में? तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित किया था। और कहाँ किया था? तो राजस्थान में किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 ईस्वी में राजस्थान में।
इस क्वेश्चन को हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था लोकतांत्रिक राजनीति को पढ़ाते समय। तो अगर आपने उन सभी चैप्टर्स के वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पेज में जाकर उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जरूर पढ़ लें कि भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन क्यों लागू हुआ था, किसने लागू किया था, कब लागू हुआ था, इन सभी बातों को हमने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005 ईस्वी में। भारत में किसने राष्ट्रीयकृत बैंक है 14, 19, 20 या फिर 27। तो भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वे कितने हैं तो 19 है। मतलब भारत के ऐसे 19 ही बैंक है जिनको राष्ट्रीयकृत किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल या फिर चक्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर दे दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी भाजपा सरकार कहा जाता है और अभी वर्तमान में उसी की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी की ही सरकार है। तो जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह आपने देखा होगा चुनाव के समय कमल का फूल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कमल का फूल। और हाथ का पंजा किसका है? तो कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह है और कमल का फूल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कमल का फूल। मानव पूंजी के मुख्य घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव या फिर इनमें से सभी। तो मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक है वह ज्ञान भी है, कौशल भी, और यहाँ अनुभव होना चाहिए था, अनुभव भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी के सभी मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वह कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, फिर पोलैंड में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जर्मनी में। और इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? क्रॉम्पटन ने, जेम्स हार्ग्रीव्स ने, हम्फ्री डेवी या फिर जोनके ने। तो जो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था वह हम्फ्री डेवी ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार ऑप्शन नंबर सी हम्फ्री डेवी ने किया था। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 16वां क्लास था। इसके बाद इसका 4 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप इसके सिर्फ 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, बहुत अच्छा अंक लाइएगा। इसलिए आप जरूर इसके 20 क्लास को जरूर अटेंड कर लें। और अगर आपको साइंस क्रैश कोर्स, संस्कृत क्रैश कोर्स, हिंदी क्रैश कोर्स, इंग्लिश क्रैश कोर्स, किसी अन्य सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स का वीडियो देखना है, जल्दी से उसकी अच्छी से तैयारी करनी है। जैसे कि आपने इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा, इंग्लिश फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आप इंग्लिश पर भी कम से कम 2 से 3 घंटा जरूर ध्यान दीजिए ताकि इंग्लिश में भी आपका अभी से भी अगर आप ध्यान देने लगेंगे तो इंग्लिश में आपका अच्छा मार्क्स आएगा। इसलिए आप प्लेलिस्ट पेज में जाकर हमारे चैनल के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्रैश कोर्स के वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हम तक अपनी समस्या को पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।